नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अमरनाथ कश्यप, सचिव कानपुर हेल्थ कमेटी। जैसा कि आपको जानकारी है कि कानपुर हेल्थ कमेटी कानपुर स्वास्थ्य जागरूकता पे लगातार काम कर रही है, जिस पे हमारे डॉक्टर्स का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विकास मिश्रा सर। डॉक्टर विकास मिश्रा सर प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में और पूर्व सचिव जो भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में पूर्व सचिव कानपुर के रहे हैं। इसके अलावा सर का 18 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें सर अपने बारे में खुद बताएंगे। तो सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन दीजिएगा और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइड करिएगा। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर हमारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कश्यप, आपने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। मैं डॉक्टर विकास मिश्रा, मैं प्रोफेसर हूँ गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में और संक्रामक रोगों का बेसिकली मैं विशेषज्ञ हूँ, डायग्नोसिस में हूँ। और जब कोविड एरा आई थी तो हमारी ही टीम ने कोविड टेस्टिंग करी थी। लगभग 35 लाख कोविड RT-PCR टेस्टिंग मेरी टीम ने कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की करी थी। और उस समय 6 महीने तक हमारी टीम घर भी नहीं गई थी। तो हम लोग का फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम है संक्रामक रोगों से कैसे लड़ना है, उनसे कैसे पार पाना है, उस विषय में मैं विशेषज्ञ हूँ। आपसे मेरे दर्शकों की तरफ से पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जैसा ग्लोबल परिचर्चा का विषय है कि एंटी माइक्रोबायलियल रेजिस्टेंस एक तरीके का ये चर्चा का विषय है, इसके बारे में हम आम जनमानस को कैसे समझाएं? का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में AMR भी बोलते हैं, ये इस समय बहुत ज़्यादा परिचर्चा में आ रहा है। अगर आप बात करें इसको, एंटी मतलब किसी भी चीज़ के खिलाफ, माइक्रोबियल यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। रेजिस्टेंस यानी वो ऐसी परिकल्पना अपनी कर देते हैं कि वो किसी भी दवाई जो होती है वो उन पे बेअसर हो, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसको बोला जाता है। ये एक ब्रॉड टर्म है। और ये माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरसेस, दे कैन बी फंगस एंड दे कैन बी पैरासाइट्स। तो इनके खिलाफ जो दवाई हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस पे हो, एनिमल्स पे हो, प्लांट पे हो, जब वो दवा बेअसर होने लगे उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके सर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सर इसमें, हाउ डज AMR डिफर फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि एंटी माइक्रोबियल एक बहुत बड़ा टर्म है। उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, फंगस भी आते हैं और पैरासाइट भी आते हैं। एंटीबायोटिक खाली बैक्टीरियल रोगों के लिए दिया जाता है, जिसमें वायरस की जो ड्रग्स होती है, एंटीवायरल या एंटी फंगल, उनका रोल नहीं होता। उसी तरीके से एंटीवायरल, जब हमें वायरस की बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे अपने यहाँ अक्सर बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया का बुखार होता है। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस है। इन वायरसेस के खिलाफ एंटीबायोटिक का प्रयोग काम नहीं आएगा। ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस होती हैं। तो एंटीबायोटिक खाली बैक्टीरिया के लिए प्रयोग करी जाती है, ये हमें ध्यान में रखना। और एंटी माइक्रोबियल एक ब्रॉड टर्म है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक का कि AMR को साइलेंट पैंडेमिक क्यों कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। साइलेंट पैंडेमिक का मतलब, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान हम सबको पता लग गया था भाई कि लॉकडाउन हुआ है, हमें चेन तोड़ने के लिए घरों में रहना है, जब तक आवश्यक ना हो तब तक हमें बाहर नहीं निकलना है। लेकिन ये एक साइलेंट पैंडेमिक है, हमें पता भी नहीं लग रहा है और हमारे बीच में सुपर बग्स पनपते जा रहे हैं जो कि किसी भी एंटीबायोटिक या ड्रग से रेजिस्टेंस होते हैं। और जितना भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितने भी सुपर बग्स होते हैं, उनका संचार भी और ज़्यादा बढ़ता जाता है। हमारा जैसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम लगभग 9 महीने होता है, यानी व्यक्ति को 9 महीने लगते हैं अपने को मल्टीप्लाई करने में। यही चीज़ बैक्टीरिया में घट के 10 से 15 मिनट हो जाती है, यानी 1 से 2 होने में 15 मिनट, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। और इनमें बैक्टीरिया में ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये अपने प्रोजेनी यानी आगे जो ये डेवलप कर रहे हैं उनको ये पास ऑन करते, तो ये संचार बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस का। इसीलिए इसे एक साइलेंट पैंडेमिक या टिकिंग टाइम बॉम्ब कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का करंट सिनेरियो इंडिया का और वर्ल्ड में क्या है सर? देखिए, अगर हम अभी की बात करें रिसेंट डेटा की, तो सन 2019-20 का जो डेटा कहता है लगभग 1.27 मिलियन पीपल आर डाइंग डायरेक्टली ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि लगभग 12 करोड़ 70 लाख लोग प्रति वर्ष एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण डायरेक्टली मर रहे हैं। और अगर हम अभी भी जागरूक ना हुए, हमने इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे बीच में बढ़ता रहा, तो सन 2030 में यही आंकड़ा 1.27 मिलियन बढ़ के 5.5 मिलियन हो जाएगा, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण क्या है? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है डॉक्टर कश्यप। ये जो AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या है? अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इनजुडिशियस यूज़ ऑफ ड्रग्स के कारण हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, मनुष्यों में हो चाहे वो जानवरों में हो। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेना, यानी कि आजकल क्या हो गया है, बहुत शॉर्टकट आदमी अप्लाई करता है। मरीज को कोई प्रॉब्लम हुई, दिक्कत हुई, तो किसी डॉक्टर के पास जाके लाइन में लगना, पर्चा बनवाना, वो करने की बजाय वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर पे जाता है। मेडिकल स्टोर का जो काउंटर होता है उस पर खड़ा होके वो एक मेडिकल स्टोर वाले से बोलता है, भाई हमें ये बुखार आ रहा है, नज़ला आ रहा है, जुकाम आ रहा है, हमें दवा दे दो। अब वो ओवर द काउंटर, इसीलिए बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर, यानी एक बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन के वो एक मेडिकल स्टोर वाले से जो दवा ले रहा है, उसके कारण रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए हम जब प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए ऑथराइज होते हैं तो हमें 5 साल की कड़ी मेहनत करके हम MBBS करते हैं, तत्पश्चात 1 साल इंटर्नशिप होती है, फिर 2 से 3 साल SRशिप, फिर 3 साल MD करने के बाद, यानी ये लगभग 12 से 13 साल जब हम मेहनत करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, रीसेंट नॉलेज से अपडेट लेते हैं, तब हमारे पास वो अधिकार होता है कि हम मरीज का प्रेस्क्रिप्शन लिख सकें, यानी उचित दवा का उपयोग कर सकें, जो कि एक मेडिकल स्टोर पे बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जनता को आपके द्वारा ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना दें। क्योंकि जब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ही आपने बोला किसी मेडिकल स्टोर वाले से कि हमें बुखार आ रहा है और हमें बदन में दर्द हो रहा है, तो वो आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग दे देगा, जबकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस वायरल होते हैं। वायरल में एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं होता है, और अपनी अज्ञानता के कारण हम वो एंटीबायोटिक ज़बरदस्ती लेते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है वायरस पे, और वो हमारे मल और मूत्र के द्वारा एनवायरनमेंट में निकलता है छोटी डोज में, जो कम्युनिटी का बैक्टीरिया है वो उसके एक्सपोजर में आता है और उससे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये होता है पहला कारण, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक। दूसरा जो रीज़न होता है वो ये है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा हाइप पे है। गूगल को हम हर चीज़ के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं बजाय डॉक्टर के पास जाने के। कुछ लोग इतने अक्लमंद होते हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन सीधे गूगल पे डाल देते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये दवा की ज़रूरत है, तो गूगल इनको दवा एडवाइस कर देता है, जबकि गूगल को ये नहीं मालूम है कि वो वायरल फीवर है कि फंगल फीवर है, कि कौन सी बीमारी, और कौन सी अगर बैक्टीरियल भी है तो कौन सी दवा उसके लिए कितनी वो होगी। तो ये भी एक गलत धारणा है कि गूगल से या फार्म की जो ऐप्स आते हैं, फार्मेड्स, 1mg, उस पर हम बगैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से दवा लेते हैं। तीसरा कारण जो होता है, कुछ व्यक्ति जो अच्छे होते हैं वो डॉक्टर के पास तो जाने की मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपर। यदि उन्हें 2 से 3 दिन में आराम मिल जाता है तो वो दवा को छोड़ देते हैं। दवा को छोड़ देते हैं तो जो कीटाणु अंदर होते हैं वो कीटाणु बहुत नोटोरियस होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। वो उस स्मार्टनेस से रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा करते हैं। तो हमने प्रॉपर डोज नहीं दी, डोज कम हो गई तो बैक्टीरिया फिर से उस दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है और वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो ये एक रीज़न है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका आजकल फूड अडल्ट्रेशन बहुत हो गया है, ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है,
चाइना में तो सन 2017 में 17 से 18 एंटीबायोटिक्स को बैन कर दिया गया था, जो कि भारत में अभी भी चल रही हैं। इन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग पोल्ट्री फार्मिंग में ग्रोथ फैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दूध गाय ज़्यादा दे, मीट और ये जो मटन है ज़्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध हो, अंडा ज़्यादा बड़ा हो। इसका एग्जाम्पल एक कोलिस्टिन दवा आती है। कोलिस्टिन इज दी हाईएस्ट एंटीबायोटिक, जो हम बिल्कुल क्रिटिकल मरीजों में जब नीचे की कोई दवा नहीं काम आ रही होती वो करते हैं। वो कोलिस्टिन पाउडर पोल्ट्री फार्मिंग में एक ग्रोथ फैक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इनजुडिशियस है। वही हम जब कंज्यूम करेंगे एनिमल प्रोडक्ट, दूध, अंडा, मीट, मछली के रूप में, वो हमारे शरीर में जाएगा और हमारे शरीर में बेकार में एंटीबायोटिक्स का वो होगा और रेजिस्टेंस डेवलप होगा। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग इनजुडिशियस से किया जा रहा है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो एंटीबायोटिक जो आपका कीड़े मारने की दवाएं डाली जा रही हैं उसकी बात कर रहे हैं जी, पब्लिक को ये समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पब्लिक का और आ रहा है कि AMR रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के लिए कैसे डेवलप करते हैं? हाँ, आपका प्रश्न शायद ये है कि बैक्टीरिया ये रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होता है, हम इन अज्ञानता के कारण जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस स्मार्ट कैसे हो रहा है, यही आप पूछना चाहते हैं। देखिए, बैक्टीरिया इज वेरी स्मार्ट। वो अपने अंदर मैकेनिज्म पहले ही डेवलप कर लेता है कि हम इस एंटीबायोटिक से पार कैसे पालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो अक्सर इस्तेमाल में आती हैं, जिसमें से अमाइनो पेनिसिलिन्स होती हैं, किफेलोस्पोरिन्स होती हैं, मोनोबैक्टम होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं और कार्बापिनम्स होती हैं हाइयर ड्रग। बैक्टीरिया क्या करता है, दवा क्या है, एक केमिकल है, इनमें एक बेंजीन रिंग होती है, तो वो ऐसा एंजाइम अपने अंदर डेवलप कर देता है कि उस रिंग को वो हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी केमिकल बॉन्ड टूट जाता है। जब केमिकल बॉन्ड टूट गया तो उस दवा का रोल अंदर रेजिस्टेंस में रहेगा ही, वो दवा अंदर शरीर में काम ही नहीं करेगी, वो एक सिंपल हाइड्रोलिसिस होके स्मॉल केमिकल में टर्न अप हो जाएगी, जो कि दवा की तरह काम नहीं करेगी। ये पहला मैकेनिज्म है कि एंजाइम के द्वारा वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स, जो कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है, हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये कोशिकाओं में रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर पे अटैच होकर शरीर के अंदर जाती हैं, सेल्स के अंदर, और वहाँ पे अपना एक्शन करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। तो ये इतने स्मार्ट होते हैं कि ये मास्क कर देते हैं। आसान शब्दों में आप समझें तो उस रिसेप्टर के ऊपर वो ऐसी छतरी लगा देते हैं कि बैक्टीरिया जो आपकी ड्रग है वो उस रिसेप्टर पे ना चिपक पाए और अंदर ना जा पाए। फिर तीसरा मैकेनिज्म होता है, जो दवा अंदर पहुंच भी गई है उसको वो इफ्लक्स करके पोरिन्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे बाहर कर देते हैं। तो आप सोचिए इनकी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। उसके अलावा वो डेवलप भी अपने आप को करते जा रहे हैं और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके वो एक दिन में 1 करोड़ की तादाद बन रही है। और जो वो रेजिस्टेंस उन्होंने पहले पेरेंट ने एक्वायर करी, वो अपने बच्चों को भी देता जा रहा है। तो ये ट्रांसमिशन और संचार रेजिस्टेंस का बढ़ता जा रहा है। तो आगे क्या होगा, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब हो जाएगा। यानी आसान से आसान सर्जरी के लिए, जैसे पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग अगर हज यात्रा पे या फिर तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनको माला पहना के एक उत्सव मनाया जाता था। क्यों? कि डगर इतनी कठिन है कि शायद वो लौट के भी ना आ पाए। तो आगे यही स्थिति आने वाली है कि एक छोटी से छोटी सर्जरी, चाहे वो एक फोड़ा फुंसी की सर्जरी हो, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, हम निश्चित नहीं रहेंगे कि हमारा मरीज अस्पताल जा रहा है, क्या वो वापस लौट के आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। तो आपके माध्यम से ये जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी में सर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्थिति आ रहा है इससे निपटने के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने आपको रीजंस बताए थे कि जागरूकता सबसे बड़ी वो है। अभी हमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर्स को ही ये समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम हमको फॉलो करना पड़ेगा। राइट डोज, राइट ड्रग, राइट ड्यूरेशन, राइट टाइम, ये 5 चीज़ें हमको फॉलो करनी है। उसके अलावा जो भी हमारा मरीज़ आ रहा है उसको, जैसे पुराने डॉक्टर्स होते थे
भरपूर टाइम देते थे, तो हमें भी टाइम दे के समझाना है कि आपका अगर आप सिम्टम्स आ रहे हैं, 2 दिन बाद अगर आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो वो आप दवाई बंद ना करें, उसका पूरा कोर्स लें, पूरी डोज लें, जितनी डोज बताई गई है उतनी डोज लें, तभी इन्फेक्शन समाप्त हो पाएगा, अन्यथा ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेंगे। उसके अलावा हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे होंगे लिशियस वगैरह जो मीट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, उसमें लाल रंग की मोहर होती है, तो वो होता है कि फूड सेफ्टी के द्वारा वो प्रमाणित है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उन्हीं का इस्तेमाल करें। दवाइयाँ भी जब भी हम खाएं तो ये ध्यान में रखें कि किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की दवा लें। आजकल हर दवा पे एक स्कैन QR कोड होता है, आप जैसे ही उसे स्कैन करेंगे दवा का बैच नंबर, एक्सपायरी जो रियल है वो आ जाएगा। अगर वो स्कैन में नहीं आ रहा है तो यानी दवा नकली भी हो सकती है, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। मीडिया के माध्यम से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जनता को जागरूक करना है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं लेना है, इंटरनेट के द्वारा नहीं लेना है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे लेना है, ग्रोथ फैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो हम AMR से पार पा जाएंगे। थेरेपी को गाइड करने में एंटीबायोग्राम का क्या महत्व है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, एंटीबायोग्राम क्या होता है, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है उस एरिया के जो प्रिवेलिंग जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु ज़्यादा से ज़्यादा संचार उसी एरिया में हो सकता है, तो मरीजों की जो कल्चर रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सी एंटीबायोटिक कितने प्रतिशत काम कर रही है, उस हिसाब से हम एंटीबायोग्राम बनाते हैं। और कौन से बैक्टीरिया में कौन सी दवा दी जानी है, वो दवा किस स्तर पे दी जानी है। मोनोथेरेपी, जैसे मरीज जो कभी अस्पताल नहीं गया है, OPD का पेशेंट है, उसे कोशिश करनी है कि ओरल दवा का प्रयोग किया जाए। उससे ऊपर मरीज है जो बुजुर्ग है या उससे डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो कि प्रतिरोधक क्षमता कम करती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो और वो बीमार हो रहे हैं तो उनको थोड़े से और ऊपर लेवल की एंटीबायोटिक देनी है। और जिनको अक्सर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं यानी रेजिस्टेंस अक्सर डेवलप हो रहा है, उनको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एंटीबायोटिक देनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये एंटीबायोग्राम या एंटीबायोटिक पॉलिसी हर अस्पताल को फॉलो करनी चाहिए, जिससे इनजुडिशियस एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अस्पताल में भी ना हो और हमारे पास दवा बची रहे। इसको आसान शब्दों में मैं बताऊं तो आगे हमारे पास दवाएं बची नहीं है। किसी एक दवा का आविष्कार होने के बाद मार्केट में आने में उसे 20 से 25 साल लगते हैं। दवा का आविष्कार होता है, उसके बाद उसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल में चलाया जाता है, यानी पहले लैब में टेस्ट किया जाता है, फिर कंट्रोल जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन पे टेस्ट किया जाता है, फिर लोकल पॉपुलेशन विद कंसेंट पे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस दवाई पे विस्तार से परिचर्चा करते हैं विशेषज्ञ कि इस दवा के साइड इफेक्ट क्या हैं, कितने हद तक ये मार रहा है। तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 20 से 25 वर्ष लगते हैं आविष्कार करने में दवा को, और हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण हम उस दवा को रेजिस्टेंस बना देते हैं मात्र कुछ महीनों में। तो जैसा कि एक घड़ा है, उसमें नीचे से हमने छेद कर दिया, ऊपर से हम पानी नहीं डाल रहे, कभी ना कभी घड़ा खाली हो जाएगा। तो आज वो स्थिति आ चुकी है। हमारे पास सुपर बग तैयार हो गए हैं। अभी निकट पास्ट में न्यू दिल्ली मेटेलोबीटा लैक्टमेज एक सुपर बग क्लेप्सिला निमोनी डिटेक्ट हुआ था दिल्ली में, जो कि जितनी भी अभी तक आविष्कार की हुई एंटीबायोटिक्स हैं उन सब से रेजिस्टेंस पाया गया था कई मनुष्यों में। अब ये तेजी से इसका संचार मेट्रोपोलिस से छोटे शहरों और गांव में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमने ध्यान नहीं रखा अपना और इनजुडिशियस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया, तो इस प्रकार से हमारे पास आगे चल के कोई दवा नहीं बचेगी और मृत्यु दर बढ़ती जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो जो मरीज पैकेज वाला होता है, जैसे जिसको पित्त की थैली की सर्जरी करानी, अल्ट्रासाउंड कराया, उसे मालूम है कि वो 7 दिन अस्पताल में रहेगा और 7 दिन बाद चला जाएगा। लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल में कोई नया इन्फेक्शन हो गया है तो वही वो 7 दिन से 21 दिन बढ़ता है,
उस पर दवाइयों का प्रयोग बढ़ता है, तो आर्थिक तो उसे टेंशन होती है, आर्थिक तो भार पड़ता ही है, साथ में मरीज को भी और मरीज के रिश्तेदारों पे भी बोझ पड़ता है, अस्पताल पे भी बोझ पड़ता है कि वो बेड खाली नहीं हुआ तो हम दूसरे मरीज को कैसे केटर करें। जैसे कोरोना के दौरान पाया गया था, ऑक्सीजन की अत्याधिक जरूरत थी, हमारे पास बेड नहीं थे, उतने वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो वो भविष्य में स्थिति आ सकती है। उसके अलावा ये भी गारंटी नहीं है, मरीज का पैसा भी गया, समय भी गया, क्या वो वापस आ पाएगा, या तो वो परमानेंट मॉर्बिडिटी या फिर मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, एक साइलेंट पैंडेमिक है। हम सबको इसकी तरफ ध्यान देना है और आपके माध्यम से जनता को ये जागरूक करना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति हम कुछ सावधानियां बरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, AMR पर नेशनल एक्शन प्लान का क्या रोल है? देखिए, अब सरकार भी इस चीज को देख के चेती है। हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जब ये प्रश्न उठाए हैं, खास करके कोविड के बाद, और मैं यहाँ पे बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि जो ये प्रेजेंट सरकार है, इसने जितना अच्छे तरीके से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को केटर किया है, पिछली सरकारों ने नहीं किया। शायद कोरोना महामारी एक कारण हो सकता है, जिस समय जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इसके कारण हुआ है, लेकिन हेल्थ सर्विसेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। हमारे गांव में, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में अब आम आदमी भी नॉर्मल जांचें करवा सकता है। नॉर्मल जांचें करवाने के बाद एंटीबायोटिक शुरू करी जाए, यानी अगर कोई मरीज संक्रमण से संक्रमित हो गया है और वो अस्पताल आ रहा है, तो ऐसे अंधेपन से डॉक्टर दवाई का इस्तेमाल ना करे, पहले उसका सैंपल लिया जाए, सैंपल को कल्चर के लिए भेजा जाए, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा कीटाणु उस पे है और कौन कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है। उनमें से सबसे छोटी एंटीबायोटिक को पहले प्रयोग किया जाए और उसके बाद पूरा कोर्स किया जाए, तभी हम इससे AMR से पार पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या नई एंटीबायोटिक काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एंटीबायोटिक को हमें बनाने में 20 से 25 वर्ष लगते हैं, रिसर्च लगती है, पैसा लगता है और कई साइड इफ़ेक्ट्स भी आगे जाके फेज 4 आदमी ने 20 साल 25 साल मेहनत करी, पता लगा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, रोल कम है, तो अब लोग भी ज़्यादा आगे नहीं आ रहे नई एंटीबायोटिक बनाने के लिए। और जितना भी था हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, तो यही अभी हमारे पास एंटीबायोटिक्स बची हैं। कुछ कुछ आ रही हैं आगे, लेकिन बहुत धीमी गति से आ रही हैं, इसीलिए हमको इनको एक खजाने की तरह संभाल के रखना है भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या रैपिड डायग्नोस्टिक एंटीबायोटिक लिखने का भविष्य बदल सकता है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अच्छे से केटर कर रही है और अब हमारे पास हर जगह ये व्यवस्था अवेलेबल है, तो डॉक्टर्स को भी ये रोल अपनाना चाहिए कि कोई भी अगर बीमार मरीज आपके पास आ रहा है, पहले उस मरीज के संक्रमण को लोकलाइज करें। क्या वो पेशाब की नली का इन्फेक्शन है, क्या वो चेस्ट का इन्फेक्शन है, क्या वो ब्लड का इन्फेक्शन है, तत्पश्चात उसका वो सैंपल लिया जाए कि अगर उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो पेशाब का सैंपल, अगर उसे चेस्ट इन्फेक्शन है तो बलगम की जांच, ये जांच पहले भेजी जाए, उसमें कल्चर किया जाए, हमें पता लगेगा कौन सा बैक्टीरिया हो, उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सबसे अच्छी रहेगी। सबसे पहले हमें चूज़ करनी लोअर डोज ऑफ एंटीबायोटिक, लोअर लेवल की ऐसी एंटीबायोटिक जो कि ओरल हो, जो कि चीप हो, जो कि ईजिली अवेलेबल हो, जिसको मरीज़ आराम से ले सके। अगर वो सेंसिटिव है तो वो प्रयोग करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इंजेक्टेबल और हाईएस्ट एंटीबायोटिक पे चले गए, वो भी AMR को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, AMR के बारे में आप युवा डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज देंगे कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, साइलेंट पैंडेमिक है, हम सबको सचेत होना है, क्योंकि हम एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं और हमने शपथ ली है कि मरीज का उपचार हमें अच्छे से करना है, पूरे निष्ठा के साथ करना है। तो हमें AMR के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमारे लेवल से हम इतना कर सकते हैं कि जो जो मरीज़ हमारे पास आ रहा है उसको पहले हम उसके सैंपल की कल्चर कराएं, एम्पेरिकल दवा दें और उस रिपोर्ट के अनुसार जो छोटी दवा है उसका हम प्रयोग पहले करें, हाईएस्ट एंटीबायोटिक का ना करें, जिससे हमारे पास हाईएस्ट एंटीबायोटिक रिजर्व्ड रहे सीवियर इन्फेक्शन में उस मरीज के लिए, जिससे हम उस इन्फेक्शन को रोक पाएँ और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कुछ हद तक हम कम कर सकते। क्या AMR को ठीक किया जा सकता है या रेजिस्टेंस परमानेंट है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, एएमआर को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अब वो समय आ गया है कि हमें एक समाज में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति, और उसको जितना अपने लेवल से कम कर सकते हैं जागरूकता से, वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा आम जनमानस के लिए ये है कि अगर हम कुछ चीज़ों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, तो हम जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स हैं, उनसे हम रेजिस्टेंस से पार पा सकते हैं। वो तरीका ये है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बढ़ाएंगे? नंबर 1, हमें प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूर है। लगातार नींद की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम छोटे छोटे बाइट्स में ले रहे हैं। हाँ, डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की, जो कि हमारा स्ट्रेस लेवल घटाएगा। दूसरा, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हार्मोनल लेवल्स इम्बैलेंस होता है, उसको हमें ठीक करने के लिए हमें कम से कम 45 मिनट प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें मेडिटेशन या योगा करना पड़ेगा, जिससे हमारा हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे। हार्मोन्स बैलेंस रहेंगी तो हम जो भी पौष्टिक आहार ले रहे हैं उससे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होंगे, विटामिन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और हम अच्छे अपनी प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज़ को बढ़ा सकेंगे। तीसरा, खान पान में हमें बहुत ज़्यादा परहेज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। जितना भी जंक और प्रिजर्व फूड है इन द फॉर्म ऑफ बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, मेयोनीज, ये सब, और मैदे से खास करके बनी हुई चीज़ें, इन सब का प्रयोग वर्जित करना है या कम से कम करना है, क्योंकि न केवल ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम करते हैं, बल्कि अपने आप में ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, ये कैंसर को बढ़ाते हैं। तो इन सबको हमें रोकना है। अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग से एब्सटेन करना है, प्लस पौष्टिक आहार लेना है। जैसा कि हमारे कहा गया है कि जितनी कलरफुल थाली होगी उतनी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो हमारी जो थाल है वो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें पीले रंग की दाल, हरे रंग का ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सफ़ेद रंग का दही, ग्रीन कलर की या ब्राउन कलर की चपाती, खास करके जो आपके मोटे अनाज होते हैं, मिलेट, रागी वगैरह, उन सब का, सलाद का प्रयोग करना। तो ये भरपूर डाइट अगर हम अच्छे से लेंगे प्रतिदिन, तो हमारे शरीर में विटामिन्स भी जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे, और हमारे शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ेगी। प्रतिदिन कोई भी सीजनल फल और दूध का प्रयोग हमें ज़रूर करना है। कोई भी एक्सोटिक फ्रूट नहीं, सिंपल से सिंपल, जैसे अमरूद है, अमरूद में भी केमिकल पाया जाता है लाइकोपीन, विच इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स को बढ़ाता है। तो ये हमें प्रयोग करना है। अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर प्रयोग करेंगे तो हमारा हार्मोनल लेवल बैलेंस रहेगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कोरोना क्या, कोरोना से खतरनाक बीमारी भी अगर आगे आती है, उससे भी हम पार पा सकेंगे। जैसा कि हमने देखा भी था, कोविड कई मनुष्यों में छू के चला गया, उनको अस्पताल क्या, होम रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस डाइट लेते थे, मल्टीपल कलरफुल थाली फलों का प्रयोग करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते थे, और जंक फूड, अल्कोहल और सिगरेट से अपने आप को एब्सटेन करते थे। तो इस तरीके से हम इन बैक्टीरियाज और रेजिस्टेंस से भी पार पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, आप हमारे नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी डॉक्टर कश्यप, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के प्रति आप मदद कर रहे हैं जागरूकता फैलाने में। आपके माध्यम से मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, कृपया करके ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें, गूगल पे अपने सिम्टम्स डाल के दवाई ना लें, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन की ही दवा लें, और उस दवा का प्रॉपर डोज, प्रॉपर ड्यूरेशन, प्रॉपर कोर्स करें। दवा जिस भी मेडिकल स्टोर से लें, QR कोड स्कैन करके देख लें वो दवा असली है कि नकली है। इसके अलावा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी हम देखें कि वो मान्यता प्राप्त हो, यानी सील लगा हुआ हो, जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स का कंजम्पशन हमारे शरीर में ना हो पाए। उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, किचन गार्डनिंग को आप थोड़ा सा प्रमोट करें कि घर में ही आप
बिना किसी पेस्टिसाइड से और इन सब चीज़ों का केमिकल का इस्तेमाल करते हुए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे शुरुआत में करते थे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पुरखे, उसी तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग से फ्रेश वेजिटेबल्स उगाएं, फ्रेश फ्रूट्स उगाएं और उन्हीं का सेवन करें। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको कदम बताए हैं कि 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना, स्ट्रेस लेवल घटाना, अडल्ट्रेटेड फूड ना लेना, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, अल्कोहल और सिगरेट से एब्सटेन करना, कलरफुल थाली का प्रयोग करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, एनिमल प्रोडक्ट्स खाना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इसी से हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति शपथ लेंगे कि ना केवल हम जागरूक हों बल्कि अपने लव्ड वंस जो हैं, नियर एंड डियर वंस जो हैं, उनको भी हम समाज में ये जागरूकता बढ़ा सकें कि वो स्थिति ना आए कि अस्पताल में जाता हुआ मरीज की गारंटी ना हो कि वो लौट के आएगा कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन सर पब्लिक का और आ रहा है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हम कलरफुल थाली या बहुत सारी चीज़ें हमें फ्रेश या हमें प्योर नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या हम रिसर्च बेस्ड फूड सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं क्या? सर गाइड कीजिएगा लोगों। मेरा कहना होगा हाँ, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे मोटे अनाज का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। सब्जियाँ हों चाहे फल हों, सब उगते हैं। आप विदेश में अगर बात करें या फिर ऐसे बच्चे जो हमारे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं जो जा रहे हैं, जो कि पूरी थाली का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग हाँ रिसर्च सप्लीमेंट्स, लेकिन वो शोध द्वारा प्रमाणित हों, उनको आप लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा नेचुरल सोर्स को ही बेस्ट सोर्स कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। हमारे दर्शकों को, हम लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस मिला और आपकी लगातार सहयोग लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को लगातार उनको जागरूक करके उनकी समस्याओं को ठीक करने में या जागरूक करने में आपकी भूमिका अदा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।